इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस जिसमें फिल्टरिंग, सिलेक्टिंग, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और निश्चित रूप से ट्रेडिंग शामिल होती है। और इन सब के बीच में वो काम है जिसे करना बहुत ज़रूरी है, वो काम जिससे किसी विशेष अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, इस पर एक रोचक और महत्वपूर्ण आर्गुमेंट प्रस्तुत किया जा सकता है। इस काम या प्रेजेंटेशन को फॉर्मली इन्वेस्टमेंट थीसिस कहते हैं, जिसे सरल भाषा में कहें तो एक लिखित एनालिसिस जो ये बताएगा कि कोई स्टॉक, सेक्टर, सिचुएशन या इंडेक्स क्यों एक कंपेलिंग रिटर्न जनरेट कर सकता है। इस टूल का उपयोग बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप किसी अनुभवी और सफल इन्वेस्टर से पूछें तो वो आपको यही बताएगा कि इन्वेस्टमेंट थीसिस उनकी इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस का सबसे प्रभावी कंपोनेंट में से एक है, जो न केवल उन्हें फोकस्ड रखता है बल्कि उन्हें इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट भी रखता है। इसलिए इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि कोई किस प्रकार एक इन्वेस्टमेंट थीसिस बना सकता है तथा एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट थीसिस क्यों ऊपर फोकस करता है, यानी आप क्यों मानते हैं कि यह निवेश आपको एक आकर्षक रिटर्न देगा, और ऐसा पूछते ही यह आपका अगला कदम तय करने में मदद करता है। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट थीसिस को प्रभावी होने के लिए लंबा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थीसिस को केवल सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स की जरूरत है जो किसी विशेष अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के आपके फैसले को प्रेरित कर सके। वास्तव में एक प्रभावी इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखने के लिए केवल 5 स्टेप्स या गाइडलाइन प्रिंसिपल होते हैं। पहला स्टेप, आपके इन्वेस्टमेंट थीसिस को ड्राइव यानी प्रेरित करने वाले कैटलिस्ट को डिटरमिन और आउटलाइन करना है। जैसे कि कोई ट्रेंड हो जो आजकल चल रहा हो, जैसे इन दिनों हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों या कमोडिटी सुपरसाइकिल के साथ देख रहे हैं, या क्या ये सामाजिक परिवर्तन है, जैसे कि अधिक से अधिक कंपनीज गिग वर्कर्स का यूज कर रही है या ऑपरेट करने के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल का उपयोग कर रही है आदि। ये ट्रेंड्स या बदलाव रेगुलेटरी, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, डिसरप्टिव, टेक्नोलॉजी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आदि हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस स्टेज में आप केवल बड़े मूविंग पार्ट्स को ही देख रहे हैं। जैसे ही हमारे पास एक बड़ा प्ले बिल्डअप होता है, तब हम ये आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार इन्वेस्टमेंट या कंपनी उस कैटलिस्ट के भीतर पोजीशनड है। आमतौर पर इसमें इस प्रकार की चीजें शामिल रहती हैं। मार्केट साइजिंग यानी परस्यू करने लायक एक विशेष इंडस्ट्री के भीतर कंपनी की स्टैंडिंग यानी स्थिति, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्रोथ रनवेज, बिजनेस सेगमेंट्स, अपसाइड पोटेंशियल, वैल्यूएशंस, क्या ये आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अनुरूप है। यहां आपको जिस आउटपुट की तलाश है वो कुछ ऐसे की ड्राइवर्स और मैट्रिक्स हैं जो आपके बड़े एनालिसिस और प्रोजेक्शन का एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको यह इवैल्यूएट करना है कि यह इन्वेस्टमेंट इतना आकर्षक क्यों है कि आप इसमें अपना पैसा लगाएं। तीसरा स्टेप, बिजनेस के सामने आने वाले सबसे बड़े जोखिमों पर विचार करना है। ये रिस्क्स रेगुलेटरी, कच्चे माल की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां, कंपेटिटर्स, मुकदमे, रिसेशन आदि जैसी बाहरी भी हो सकती हैं या आंतरिक हो सकती हैं, जैसे कि बहुत अधिक लेवरेज, टैलेंट की छटनी, कमजोर एग्जीक्यूशन स्किल्स, कैपिटल का खराब एलोकेशन, कंप्लायंस वायलेशन आदि। और यह अच्छा होगा कि इस इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली प्रभावित करने वाली हर चीज को लिख लिया जाए। थीसिस डेवलप करते समय आप अपना फोकस टॉप 3 रिस्क पर बनाए रखें और इन्वेस्टमेंट थीसिस तैयार करने के प्रोसेस में फाइनल स्टेप की बात करते हैं। आपको यह भी लिखना है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है तथा उस रिटर्न को अचीव करने के लिए आपके कन्विक्शन का लेवल कितना है। यह मानते हुए कि आप मल्टीपल प्रपोजल्स को देख रहे हैं, यह स्टेप आपको उस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा जिसमें आपको सबसे अधिक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की संभावना है। इन सबको एक साथ मिलाकर देखें तो इन्वेस्टमेंट थीसिस तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आप पूरी तरह इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें तो। हाँ, इसमें समय जरूर लगता है, इसके लिए काफी पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन जैसा कि सदियों पहले स्पार्टन्स ने कहा था, ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर, यानी ट्रेनिंग में बहाया गया पसीना युद्ध में खून बचाता है। चलिए
कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में बात करें जो इस काम को बहुत आसान और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। पहला टिप है, इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत मेट्रिक ड्रिवन नहीं होना चाहिए। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट थीसिस तैयार करने के समय स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स के बीच आपको संतुलन रखने की जरूरत है। या जैसा कि सफल वैल्यू इन्वेस्टर्स मार्टिन विटमैन ने कहा है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुश्किल से 3 या 4 वेरिएबल्स वास्तव में काम करते हैं, बाकी सब केवल दिखावा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट थीसिस का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 3 या 4 सरल बुलेट पॉइंट्स में ही रखें। अब दूसरे टिप के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट थीसिस तैयार करने की प्रक्रिया इटरेटिव होती है, मतलब आपको इस पे बार बार काम करना पड़ेगा और अक्सर समय के साथ यह बेहतर होती जाती है। इस संदर्भ में मेरा एक सुझाव है, जब आप डिस्कस किए गए 4 स्टेप्स का उपयोग करके एक थीसिस लिख लेते हैं तो इसे रिलीज करने की हड़बड़ी न करें। इसकी जगह मैं आपको यह रेकमेंड करूंगा कि इसे कम से कम 1 सप्ताह अपने ड्रॉवर में रखें और उस समय का उपयोग बिजनेस के बारे में जानने के लिए करें। आप कंपनी के पुराने कर्मचारियों, सप्लायर्स, कस्टमर्स, वेंडर्स आदि से बात करें, जो लगभग हमेशा आपकी ओरिजिनल थीसिस की क्वालिटी को बढ़ाएगा। आइए एक ऐसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट थीसिस के माध्यम से आगे बढ़ते हैं जिसे सभी जानते हैं, APPLE यानी एप्पल। अब ये एक थीसिस है और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, हम में से प्रत्येक के पास कंपनी और उसके आसपास के फैक्टर्स को देखने के लिए अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। इसलिए रिसर्च के एक हिस्से के रूप में हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत होगी। एप्पल का कंपिटिटिव लैंडस्केप, इसकी ताकत, कमजोरी, अवसर व खतरे, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की जरूरत होगी, इसके पुराने कर्मचारियों, वेंडर्स तथा ग्राहकों से बात करने की जरूरत, कंपेटिटिव एडवांटेज पहचानने की जरूरत होगी। अब जैसे ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती जाती है या जो भी जानकारी मिलती है, हमें मुख्य पॉइंट को लिख लेना चाहिए कि हमें क्यों एप्पल के स्टॉक खरीदने चाहिए। इसलिए एप्पल के इन्वेस्टमेंट थीसिस के लिए एक आसान बाय केस कुछ इस प्रकार दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से ये 7 पॉइंट्स थोड़े ज्यादा हैं, पर ये निश्चित रूप से हमें क्लियर आइडिया दे देते हैं कि कौन से फैक्टर्स एप्पल को एक फॉर्मिडेबल ब्रांड बनाते हैं, अपने यूजर्स के साथ ये क्यों रेजोनेट करती है, जो ग्रोथ ये ऑफर करती है, इसके कल्चर, एग्जीक्यूशन स्किल्स, प्रोडक्ट पाइपलाइन जैसे इंटरनल फैक्टर्स और बेशक इसका फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। अब पहली बार जब कोई इसे देखे तो ये सब केवल शब्दों की तरह लग सकता है, लेकिन प्रत्येक पॉइंट के भीतर कुछ प्रमुख एक्शनेबल्स हैं जिसे एक एनालिस्ट के रूप में आपको लगातार ट्रैक करने की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए, ब्रांड की ताकत को ट्रैक करते समय आपको इन प्रकार की चीजों की जांच करने की जरूरत होगी, जैसे ब्रांड की ग्लोबल रैंकिंग, इसके मार्केट शेयर में ग्रोथ, डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी, प्रोडक्ट सेल्स पर डील्स और डिस्काउंट का प्रभाव। इसलिए हां, सभी तरीके से एक अच्छे थीसिस को डेवलप करने के लिए कुछ काम करने की जरूरत होती है, और आप जितना अधिक ऐसा करेंगे, उन रिस्क के बारे में पता लगने के उतने ही अधिक चांसेस हो जाएंगे जो कंपनी के सामने हैं, जो किसी इन्वेस्टमेंट थीसिस के लिए भी एक की एलिमेंट है। वास्तव में रिसर्च, रिव्यूइंग, ट्रैकिंग, राइटिंग और वापस थीसिस को रेफर करने के मुख्य लाभों में एक ये भी है कि ये इन्वेस्टर को ऑनेस्ट बनाए रखता है और इन्वेस्ट करते समय उसकी भावनाओं को दूर रखता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कुछ खबरें आती हैं कि सैमसंग अगले महीने एक नया फैंसी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर यही होगा कि बहुत लोग इस बारे में बात करेंगे, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे और एप्पल का स्टॉक 20% गिर जाएगा। यहां भी शोर, वहां भी शोर, लोग एप्पल के डूबने की भविष्यवाणी भी करने लग सकते हैं। अब इन सब में आपके जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए असली सवाल होगा, क्या इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी इंटैक्ट है? अगर मैं इसे थोड़ा बढ़ा दूं तो सवाल होगा कि सैमसंग के नए स्मार्टफोन का एप्पल के ब्रांड पावर, इकोसिस्टम, ग्रोथ, इसके कल्चर, प्रोडक्ट आदि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसे अलग तरीके से रखें तो सैमसंग के नए स्मार्टफोन से एप्पल को कितना अधिक नुकसान हो सकता है? और इस सवाल का जवाब अगर इन्वेस्टमेंट थीसिस पर्सपेक्टिव से जोरदार नहीं है तो आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो बेबुनियाद है।
और जितना अधिक हम थीसिस के अनुरूप नई जानकारी की जांच करते रहने की आदत डेवलप करेंगे, उतना अधिक सीखेंगे कि किस प्रकार प्रभावी ढंग से इस शोर को फिल्टर आउट किया जा सकता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और सफलता के लिए एक चमत्कार कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लें और इस समय सीमेंट सेक्टर के आसपास इन्वेस्टमेंट थीसिस को बिल्ड करते हैं और यह देखते हैं कि किस प्रकार इन्वेस्ट करने के लिए सही कंपनियों की पहचान करने के लिए थीसिस के कुछ हिस्सों का यूज किया जा सकता है। अब मैक्रो बेसिस पर हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर देश है। यह इंडस्ट्री हमारे देश के जीडीपी से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। इसके अगले 4 वर्षों में 9 से 10% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह साइक्लिकल है, इसकी सीजनल डिमांड होती है आदि। थीसिस में कहीं पर इसके बारे में बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस सिंगल पॉइंट पर हम फोकस करें वो ये है कि अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी प्रोडक्ट विद लो स्टिकीनेस। इस फ्रेज को कहने का एक और तरीका यह है कि सीमेंट का कंज्यूमर या एंड यूजर मुख्य रूप से एक ही चीज के बारे में चिंतित रहता है और वो है सीमेंट की कीमत। अब जैसा कि उम्मीद है, सीमेंट की कीमतें इसके कॉस्ट पर निर्भर करती हैं, जिसका अर्थ हुआ कि सबसे कम कॉस्ट पर सीमेंट प्रोड्यूस करने वाला ही सीमेंट के मार्केट प्राइस का फैसला करता है। इसलिए मुख्य रूप से कॉस्ट कंपिटिटिवनेस यानी लागत प्रतिस्पर्धा इक्वेशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है और शायद आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट भी होगा। आइए इस पर कुछ और गहरे रिसर्च के साथ चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सीमेंट इंडस्ट्री के 3 प्रमुख लागत तत्व यानी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, जिसमें इंडिविजुअली कुल कॉस्ट का 20 से 30% शामिल है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं: कच्चे माल की लागत, बिजली और फ्यूल की लागत और ट्रांसपोर्टेशन की लागत। पहला, कच्चे माल का पार्ट लाइमस्टोन के आसपास केंद्रित है। इसका अर्थ हुआ कि आपकी आइडियल सीमेंट कंपनी की लाइमस्टोन माइंस तक गारंटीड पहुंच होनी चाहिए और शायद यही कारण है कि सीमेंट प्लांट्स लाइमस्टोन रिजर्व के निकट बनाए जाते हैं। दूसरा कॉस्ट एलिमेंट बिजली है और सीमेंट कंपनीज हीट पैदा करने के लिए काफी हद तक बिजली पर डिपेंड करती हैं, जिसकी जरूरत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पड़ती है। अब कोयले से उत्पन्न बिजली थर्मल, विंड या सोलर पावर की तुलना में सस्ती पड़ती है, जिसके कारण इसका सबसे अधिक यूज किया जाता है और यही वजह है कि सीमेंट की कीमत कोयले की कीमत के साथ जुड़ी रहती है। इसके अलावा सीमेंट प्लांट जिनकी कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट होती है, उनकी लागत कम आती है क्योंकि कैप्टिव पावर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। तीसरा और फाइनल कॉस्ट एलिमेंट ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा होता है। सीमेंट एक हैवी कमोडिटी होता है और इसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से दूर किसी जगह पर इसे बेचना बहुत वायबल नहीं होता। शायद यही वजह है कि इस सेक्टर को इंपोर्ट से लगभग जीरो कंपटीशन है। और जबकि सीमेंट इंडस्ट्री लगातार क्लिंकरिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग आदि के साथ इनोवेट करती रहती है, ऑपरेशन के कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए प्लांट से कंजप्शन सेंटर तक की आइडियल मैक्सिमम दूरी 300 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। अब आपके पास 3 एसेंशियल पहलू हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट थीसिस के एक बड़े हिस्से की डिमांड करते हैं। और अगर हम इस थीसिस को एक स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो वास्तव में आप ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं जिसके कच्चे माल की, बिजली की और ट्रांसपोर्टेशन की सबसे कम कॉस्ट है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी वही देख पा रहे हैं जो मैं देख रहा हूं। एक अच्छी तरह से रिसर्च किए गए इन्वेस्टमेंट थीसिस का कॉन्स्ट्रक्ट आपके इन्वेस्टिंग फैसलों को काफी इंप्रूव कर सकता है तथा आपको एक अधिक सफल इन्वेस्टर बना सकता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप अपने स्किल को इंप्रूव करते रहने के लिए इच्छुक हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना शुरू कर दो जो पहले से ही आपके पास है या आप उसमें पोजीशन बिल्ड करने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उन्हें टाइप कर दें और हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं एक दूसरे इंसाइटफुल टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलने के लिए उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.